बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। गृह जनपद में है सीएम। इस समय योगी 162 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए गोरखपुर वासियों को विकास की नई सौगात देने वाले हैं। सीएम सुबह करीबन 11 बजे आदर्श इंटर कॉलेज जाएंगे। इसके बाद सीएम कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करते नजर आएंगे। इसके बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां से पे होने वाले विकास कार्यों का जायजा लेंगे। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री आशापुर फ्लाईओवर, गदौलिया पार्किंग के साथ बीएचयू अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल के एमसीएच विंग को भी देखने के लिए जाएंगे। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जिला कितना तैयार है, अस्पतालों स्वास्थ्य केंद्रों पर होने वाली तैयारियों की हकीकत को भी जानने की कोशिश मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले वो तमाम व्यवस्थाओं को जांच परख लेना चाहते हैं। इसके साथ ही कोरोना संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां क्या कुछ है, ये भी देखने वाली बात होगी। लहर से निपटने की तैयारियां क्या कुछ है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से गोरखपुर से हमारे साथ में सुभाष जुड़ गए। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी पूजा, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज गोरखपुर वासियों को 478 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर वे बड़ी सौगात देंगे। सबसे पहले वो जाएंगे खोराबार क्षेत्र के आदर्श इंटर कॉलेज में। वहां एक आयोजित कार्यक्रम में लगभग जो है 274 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 68 करोड़ रुपए के लागत से बनी तरकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण करेंगे। आपको यहाँ बताना सबसे अहम ये होगा कि मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है तरकुलानी रेगुलेटर। तरकुलानी रेगुलेटर से लगभग 47 गांवों के 32,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 महीने जो है 32,000 लोग पूरी तरीके से डूबे रहते थे। यानी पूरी तरीके से बरसात का पानी और जल जमाव की वजह से लोगों का घर डूब जाता था और लोग काफी इससे जो परेशान रहते थे। अब मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट यानी तरकुलानी रेगुलेटर की वजह से लोगों को एक मुक्ति मिलेगी और बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। बिल्कुल सुभाष, जिस योजना का जिक्र आप कर रहे हैं कछार वासियों के लिए, जो कछार में क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा ये फायदेमंद होने वाली है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी योजनाएं हैं जिनसे कुछ और भी वर्ग लाभान्वित हो सकते हैं। सुभाष, देखिए बहुत सी विभिन्न योजनाएं हैं, इनकी तमाम योजनाएं हैं जिससे जो है स्वास्थ्य को लेके है, शिक्षा को लेके है और तमाम विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ आदर्श इंटर कॉलेज से होने के बाद जाएंगे स्वर्गीय शरद त्रिपाठी के गांव झुड़िया, जो खजनी थाना क्षेत्र में है, झुड़िया गांव जाएंगे। वहां उनके परिवार परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाएंगे। उसके बाद 3 बजे उनका एक कार्यक्रम है सहजनवा के मुरारी इंटर कॉलेज में, जहां पे वो लगभग 203 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं गीडा में एक आरटीओ भवन का जो नया बना हुआ है उसका लोकार्पण भी करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत सारी सौगात आज पूर्वांचल को मिलने वाली है और तमाम जो वर्ग हैं उनके लिए लाभान्वित उनको करने वाली भी ये तमाम योजनाएं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक व्यक्ति एक पौधा अभियान रविवार को सूबे में जन आंदोलन बन गया। लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता चला गया। इसी तर्ज पर शाम तक प्रदेश में करीबन 25 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य पूरा हो गया और इस लक्ष्य से ऊपर ही पौधे लगाए गए। देर शाम तक प्रदेश में कुल 25 करोड़ 51 हजार के करीब 51 लाख माफ कीजिएगा इतने पौधे लगाए गए हैं। अभियान की अगुवाई करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झांसी में पौधारोपण किया तो मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर में पौधारोपण किया था। इसी के साथ योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में 100 करोड़ पौधे लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। वन विभाग की ओर से गंगा और 80,000 नदियों के किनारे 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पौधे रोपित किए गए हैं। तो वहीं एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों को प्राथमिकता के आधार पर पौधे लगाए गए। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की रोहिया में ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें शाम करीबन 5:30 बजे पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया। कहा जा रहा है कि उनको क्रिटिकल जो है केयर मेडिसिन विभाग की निगरानी में रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि उनको माइल्ड हार्ट अटैक भी आया है। कल्याण सिंह का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हॉस्पिटल पहुंचे थे। उनका हालचाल उन्हें जाना था। कल्याण सिंह की सेहत ठीक नहीं लगने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत उन्हें पीजीआई शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पूर्व
मुख्यमंत्री को पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया है। कल्याण सिंह लोहिया में 1 हफ्ते से ज्यादा समय से भर्ती थे। शनिवार देर शाम उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद तबीयत ज्यादा नासाज हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से अनूप हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? कल्याण सिंह की तबीयत इस समय कैसी बनी हुई है? देखिए कल्याण सिंह हालत रक्तचाप पे दिक्कत थी, उसकी वजह से उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल थी। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनको देखने पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे थे। लगातार जो वीवीआईपी तांता वहां पर लगा था, केशव मौर्य भी पहुंचे थे, लेकिन देर रात जिस तरीके से उनकी हालत गड़बड़ हुई और माइनर एक उनको हार्ट अटैक की वहां पर समस्या देखने को मिली, उसके बाद तत्काल प्रभाव में से पीआई में सीसीएम में एडमिट कराया गया। वहां पर नेफ्रोलॉजी के विशेषज्ञ की बात करें, न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ की बात करें, तमाम वो जो डॉक्टरों का पैनल है वो उनकी देखरेख में सीसीएम में पीजीआई में एडमिट कराया गया। उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल बताई जा रही, हालांकि उनको डॉक्टर की देखरेख में रखा गया। आगे जब हेल्थ बुलेटिन जारी होगा तब पूजा आगे की अपडेट मिलेगी। कल्याण सिंह की कैसी तबीयत है पूजा? कल्याण सिंह की तबीयत नासाज, कदावर नेता है काफी, और उनके स्वास्थ्य के साथ इस तरीके की परेशानी होना काफी ज्यादा दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे के दूसरे दिन रविवार को रिंग रोड और ओवरब्रिज पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया था। दावा किया कि अत्यंत शीघ्र ही लखनऊ साधारण शहर न होकर के देश के शीर्षतम 3 शहरों में जाना जाएगा। राजनाथ सिंह आज कानपुर पहुंच रहे हैं, तो वहीं कानपुर में करीबन 1 घंटे रुकने वाली हैं। लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए होते हुए श्यामनगर हरिहर धाम पहुंचेंगे और माता के निधन पर शोक व्यक्त करके रक्षा मंत्री लौट भी आएंगे। रक्षा मंत्री हरिहर धाम सुबह 11:15 बजे पहुंचकर 12:30 बजे के करीब वहां पर रहेंगे। फिर वो सीधे 12:45 पर चकेरी एयरफोर्स स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हो। काम का निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ पर आया था और मुझे यह बतलाया गया बहुत थोड़ा सा काम बचा है। 15 अगस्त के बाद 2.5 किलोमीटर लंबा विक्टोरिया ब्रिज भी प्रारंभ हो जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कानपुर से। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कब तक रक्षा मंत्री पहुंच जाएंगे और क्या कुछ तैयारी? मंत्री राजनाथ सिंह 45 मिनट के लिए अपने यहाँ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बीते बुधवार को उनकी माता स्वर्गीय मिथिलेश द्विवेदी का निधन हो गया था, जिसके बाद 2 जुलाई को माननीय रक्षा मंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणों की वजह से वो स्थगित हो गया था। तो वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने गुरु के निवास पर पहुंचेंगे, उनसे हालचाल लेंगे और कुल परिवार से भी मिलेंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि महामहिम राष्ट्रपति के बाद शहर में कोई पहला वीवीआईपी मूवमेंट है और जिस तरह से महामहिम के दौरे के दौरान यातायात को लेकर अव्यवस्थाएं हुई थी, तो वहीं डीसीपी ट्रैफिक ने पहले से ही व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पूरे कानपुर में सभी ट्रैफिक कर्मियों को निर्देशित कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई एम्बुलेंस होगी तो काफिले के दौरान अगर कोई एम्बुलेंस फंसती है तो उसको रोका नहीं जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए अभिनव। क्योंकि तमाम दर्शकों को ये याद दिलाते हैं कि जिस दौरान राष्ट्रपति कानपुर में मौजूद थे, एम्बुलेंस से संबंधित एक हादसा हो गया था, जिसके बाद कानपुर ट्रैफिक काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी। और अब कानपुर पुलिस, या यूं कहें कि कानपुर ट्रैफिक पुलिस अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसी वजह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई की लखनऊ समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। यूपी के साथ पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी सीबीआई की छापेमारी हुई है। एंटी करप्शन विंग ने रिवरफ्रंट घोटाले में दर्ज की थी एफआईआर। करीबन 190 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली में छापेमारी। सपा सरकार में हुए रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। एंटी करप्शन विंग ने रिवरफ्रंट घोटाले में एफआईआर दर्ज की और अब छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। सपा सरकार में हुए रिवरफ्रंट घोटाले को लेकर के सीबीआई छापेमार कार्रवाई लगातार कर रही है।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजों पर यह तय कर दिया है कि अब रायबरेली एक विशेष परिवार की जकड़न से मुक्त होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बार जनपद का सांसद सभी विधायक और ब्लॉक प्रमुख भाजपा के हो गए। यहां से कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। कांग्रेस का सूपा साफ हो गया। रायबरेली को अब कांग्रेस का गढ़ नहीं, भाजपा के परिवार के तौर पर जाना जाएगा। रायबरेली को अब विकास के लिए कभी तरसना नहीं पड़ेगा। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री तब्दील होने को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कमजोर है, लोकतंत्र के चोटिल होने का आरोप लगाते हुए कहा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में डबल इंजन यार्ड में खड़ा जंग लग गया। दोनों राज्यों में स्थिरता की बहाली के लिए भाजपा को यूपी के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो वहीं इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, अखिलेश के बयान से लगता है कि उन्होंने भी इस सच को स्वीकार कर लिया है कि राज्य में योगी के नेतृत्व में 2022 में फिर से अभूतपूर्व जन समर्थन के साथ ऐतिहासिक बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं मथुरा के अवध गोविंद विहार में आयोजित कांग्रेस के आगरा मंडल के 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में उस समय खलबली मच गई जब महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रीति तिवारी ने पार्टी के एक प्रदेश उपाध्यक्ष पर अभद्रता और बदसलूकी का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। महिला प्रदेश अध्यक्षा ने आरोप लगाया कि उपाध्यक्ष ने अपने हाथ से उनके कंधे को ढकेल दिया। शिविर का सत्र चलने के कारण उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में खूब हंगामा काटा। प्रियंका गांधी कर रही है नेतृत्व, औरतों की इज्जत नहीं है। मेरा नाम प्रीति तिवारी है, मैं की महिला अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष। शिविर हुआ, आप नाराज दिखाई दे रही, क्या कारण? नाराज इसलिए दिखाई दे रहे हो कि तमीज नहीं है यहाँ पर। जो प्रदेश टीम के लोग हैं, प्रदेश सचिव योगेश तालान, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित, तमीज नहीं है। मैं प्रीति तिवारी हूँ। तो आप सुन रहे थे, साफ तौर पर ये महिला कहती नजर आ रही हैं और इनके पास बड़ा दायित्व है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं क्षेत्र में। लेकिन सवाल इनका ये कि हमारा नेतृत्व तो प्रियंका गांधी कर रही है, लेकिन महिलाओं का ही सम्मान करना आप नहीं जानते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी कहने पर कांग्रेस पर पलटवार कहा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गलत अर्थ निकाल रही है। बी का मतलब बहुजन है, इसमें उपेक्षित वर्ग के लोग आते हैं, इसलिए कांग्रेस गलत तर्क गढ़ रही है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा, कांग्रेस यूपी में ऑक्सीजन पर चल रही है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस के सी का मतलब वास्तव में कनिंग पार्टी है, जिसने केंद्र और राज्यों में अपने लंबे शासनकाल में बहुजन के वोटों से अपनी सरकार बनाने के बावजूद इन्हें लाचार और गुलाम बनाकर रख दिया। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों के डीएनए एक जैसे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। मोहन भागवत का कहना है कि लिंचिंग में शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है, क्योंकि वो अलग नहीं बल्कि एक है। पूजा करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लोगों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता। इससे कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीतिक हो सकते हैं, राजनीति नहीं कर सकती। राजनीतिक लोगों को एकजुट नहीं कर सकती है। भागवत ने राजनीति लोगों को एकजुट करने का हथियार नहीं बन सकती, ऐसा कहा है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का
डीएनए सब लोगों का निरपवा डीएनए समान है। ताजनगरी आगरा में मोहब्बत के नाम पर धोखे और फरेब के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ के मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर पूर्व आईएएस की विधवा बेटी से साल 2010 में शादी कर ली थी। 1 साल के बाद असलियत सामने आने पर दबाव बनाकर उसका अजमेर में धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया। साथ ही शादी के 11 साल तक पत्नी को उसके पहले पति के होटल में रखकर शारीरिक और मानसिक शोषण भी करता रहा, जिसके बाद मारपीट करने पर पीड़िता ने आगरा के सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। पूछताछ में पता चला कि युवती की मुलाकात लखनऊ के राजाजीपुरम ताल कटोरा में आरिफ हाशमी से हुई थी। आरिफ ने अपना नाम आदित्य आर्य और खुद को टिम्बर का बड़ा कारोबारी बताया था, जिसने महिला को अपने साथ कारोबार करने का झांसा भी दिया था। कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार जनजीवन को सामान्य लाने की कोशिश लगातार कर रही है। कोरोना कर्फ्यू से पहले ही काफी राहत दी जा चुकी है। अब चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां भी प्रतिबंध उससे हटाया जा रहा है। इसी क्रम में आज से उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम सोमवार से खोल दिए जाएंगे। सीएम योगी ने पिछले शुक्रवार को संक्रमण की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए इसका निर्देश जारी किया है। इस संबंध में रविवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम सप्ताह में 5 दिन खोले जा सकते हैं। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें बीते दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। देर शाम को कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई थी। उनके साथ 11 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई गई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में 22,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही लगभग 20,000 उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने का लाभ देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अजीत कम्बोज जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी अब उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हो चुके हैं और आज जो उनका इस कार्यकाल के तौर पर देखा जाए तो आज पहला दिन है और पहले दिन का जो मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम जारी किया गया है, इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम जरूर रखा गया है जो अब से कुछ ही देर बाद 11:30 बजे होगा, जिसमें नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो 10 कोविड राहत सामग्री वाले वाहनों को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना करने का काम करेंगे। इसके अलावा कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री का नहीं रखा गया है। केवल जो उनकी मुलाकातें हैं वो आगंतुकों के साथ है, आम जनता के साथ है और बीजापुर स्थित आवास में उनका पूरा दिन भर का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर वो सीधे आम जनता से मुलाकात करते हुए नजर जरूर आएंगे। इसके अलावा जो बीते रोज देर रात को हुई कैबिनेट बैठक की बात की जाए, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स इस बैठक में मौजूद रहे और सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को कैसे रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं या उनके लिए क्या नए चीजें हैं जो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो इसमें बातें निकलकर सामने आई है कि लगभग 20,000 से ज्यादा। अजीत, 3 बिंदुओं का जिक्र लगातार हो रहा है कि 3 प्रमुख बिंदु हैं जिन पर चर्चा भी हुई है और साथ में इससे संबंधित फैसले भी लिए गए हैं। समान वेतन, समान काम, उसके अलावा रोजगार को लेकर के एक अहम निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त भी क्या कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो अन्य वर्गों को लाभान्वित करने वाले हों? बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो सीधे तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने अपने शपथ ग्रहण के बाद जो पहला बयान दिया था उसमें युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात थी और इसी की छाप देर रात को भी कैबिनेट बैठक में भी नजर आई है। पहला जो फोकस है सरकार का सीधे तौर पर रोजगार पर है और जिसमें बेरोजगार युवा हैं उनको लिए कैसे सरकारी गैर सरकारी तरीके से रोजगार दिए जा सकते हैं, इनकी व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा उत्तराखंड की जो और अन्य समस्याएं हैं उनको कैसे दूर करना होगा। पलायन इसमें सबसे बड़ी एक समस्या बनकर उभरी है। 20 साल के इतिहास में पलायन हर साल होता है और हर बार इसको लेकर सवाल जवाब भी होता है। ये बड़ी समस्या है, इस पर चिंतन मनन किया गया है।
इसके अलावा और क्या कुछ बड़े निर्णय थे? समान कार्य समान वेतन की यहाँ पर बात जरूर होती है, लेकिन वो कैसे आप बैलेंस कर पाएंगे इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। अब जो बात निकलकर सामने आ रही है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कि 12:30 बजे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सुबोध उनियाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, देर रात को जो भी कैबिनेट के डिसीजन हुए हैं उनकी जानकारी दे सकते हैं। यह एक व्यवस्था ये बनाई जा सकती है सीधे नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये कहा जाए अजीत कि बिंदुवार जो जानकारी है वो अब से कुछ ही देर के बाद तमाम लोगों के सामने आ जाएगी, प्रदेशवासियों के सामने आ जाएगी कि आखिरकार उनके नव नियुक्त या यूं कहें कि नए नए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ उनके लिए हितकारी फैसले लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का जरूर है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लेकिन लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखे। नमस्कार।